मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास आधा गांव के भाग 8 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के वाचन के क्रम में लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के भाग 9 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। समीउद्दीन खां अपने कलमदान के पास कंबल ओढ़े सो रहे थे। पहले वह जागे, फिर उन्होंने रपट लिखी। क्योंकि मामला ठाकुर कुंवर पाल सिंह का था, इसलिए हरनारायण प्रसाद अफसर इंचार्ज कासिमाबाद को जगाया गया, जो थक थकाकर गुलाबी जान के साथ सो रहे थे। वह अपनी उस बीबी को ख्वाब में देख रहे थे, जो बहुत बदसूरत थी और ठाकुर साहब के वालदैन के साथ जी रही थी। चुनाचे जब उन्हें जगाया गया तो वह एक हद तक खुश हुए, क्योंकि अपनी बीबी की याद उनके लिए हमेशा तकलीफ दे हुआ करती थी। उन्होंने जल्दी जल्दी वर्दी पट्टी दुरुस्त की, मगर जब तक यह बारीकपुर पहुंचे, अलीमुआ जर्राह ठाकुर साहब की मरहम पट्टी कर चुका था और हकीम अली कबीर का ख्याल था कि ठाकुर साहब का बचना महाल है। भाई, हमारे ख्याल में तो ई काम फुन्नन के सिवा कोई और का ना है, हकीम साहब ने कहा। सबका यही ख्याल था, लेकिन फुन्नन मियाँ खुद जख्मी थे और वहीं ठाकुर साहब को लाए थे। इसीलिए किसी के समझ में यह किस्सा नहीं आ रहा था और उस हंगामे में गुलबहरी का किसी को ख्याल ही न आया। वह तो जब दरोगा जी आए तो उन्होंने पहला सवाल गुलबहरी के बारे में पूछा और तब खलबली पड़ गई। ठाकुर साहब ने आंखें खोल दी, बोले, दरोगा जी, हमारा बयान लिख लिहल जाए, अंतिम यात्रा का समय आ गइल बा। नहीं ठाकुर साहब, आप नहीं। ठाकुर साहब ने दरोगा जी की बात काट दी। हम मरे से डरत नहीं। हम गुलबहरी की ले जात रहे कि चार छह जनी हमरे पर हमला करीन। वो घड़ी फुन्नन मियाँ हमारे संग रही। अपना बयान लिखाकर ठाकुर साहब ने इत्मीनान की सांस ली। जय कृष्ण, जय कृष्ण। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। चला, भूमि पर लेटने का समय आ गई। उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। फुन्नन की हर बाएं तहरे पास ही अन, फुन्नन मियाँ ने कहा, जो बड़ी मुश्किल से उनके पास आ गए थे। हम जाते ही खलीफा। फुन्नन मियाँ की आंखें भीग गईं और वह बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे। उस वक्त यह बात किसी के दिमाग में न आई कि चार छह आदमियों के लिए तो अकेले ठाकुर साहब काफी थे। इसीलिए यह बात सही नहीं हो सकती थी कि फुन्नन मियाँ और ठाकुर साहब मिलकर मुकाबला करें और चार छह आदमियों से मार खा जाएं। लेकिन जब ठाकुर साहब के मरने का हंगामा जरा कम हुआ तो लोगों ने इस सवाल पर सोचना शुरू कर दिया। ठाकुर हरनारायण प्रसाद का भी यही ख्याल था, लेकिन वह ठाकुर कुंवरपाल सिंह के बयान को झुठला भी नहीं सकते थे और गुलबहरी अपने बच्चे समेत गायब थी। बरसों बाद सलीमपुर के एक आदमी ने गुलबहरी को बलिया के इसरतगंज मोहल्ले के एक कोठे पर देखा। तब यह किस्सा फूट निकला कि उस दिन ठाकुर साहब और फुन्नन मियाँ में लड़ाई हुई थी। ठाकुर साहब के जख्मी होने के बाद झिंगुरिया गुलबहरी को अपने साथ ले गया था, परंतु इस खबर ने कोई सनसनी नहीं फैलाई, क्योंकि यह बात तो सबके दिमागों में पहले ही दिन से थी। ठाकुर हरनारायण प्रसाद थानेदार कासिमाबाद को बड़ी सुबकी हो रही थी। वह कानून की सारी ताकत के साथ टूट पड़े, लेकिन किसी को कुछ मालूम ही न था। फुन्नन मियाँ पर उन्होंने हाथ नहीं डाला, क्योंकि वह काफी जख्मी थे। हालांकि फुन्नन मियाँ की बातें उनके दिल में कांटे की तरह खटक रही थी। आखिर इन फुन्नन मियाँ का क्या इलाज किया जाए, उन्होंने गुलाबी जान से पूछा। जाहिर है कि गुलाबी जान के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। इस सवाल का जवाब तो समीउद्दीन खां के पास भी न था, जिनसे दरोगा जी
रोज ही यह सवाल पूछा करते थे। परेशानी केवल यह थी कि वह कोई उचटता हुआ वार नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि वार इतना भरपूर पड़े कि फुन्नन मियाँ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएं। क्यों न सैफुनिया से कोई दावा करवा दिया जाए। एक दिन समीउद्दीन खां ने कहा, गुलबहरी से एक नालिश करवा के देख नहीं चुके हैं क्या? ठाकुर साहब ने कहा, बशीर मियाँ, वजीर मियाँ, सब्बर मियाँ और अग्गू मियाँ न होते तो मैं अब तक कब का फुन्नन मियाँ को कुचल चुका होता। मगर क्या करूं, शहर के हुक्काम से उनकी बनी हुई है और अब मालूम हुआ है कि ये लोग यहां से मेरी बदली कराने के फिक्र में हैं। समीउद्दीन खां हमदर्दी जरूर करते, मगर उसी वक्त डांक आ गई। एक खत उनका भी था। उस पर भांति भांति की मोहरें पड़ी हुई थी। उनका दिल धड़कने लगा, क्योंकि इन मोहरों के साथ तो सिर्फ बेटे का खत आता था। ठाकुर साहब ने भी लिफाफा पहचान लिया। लो, उन्होंने लिफाफा बढ़ाया। मुइन का खत मालूम होता है। मुइन ने लिखा था कि वह 5 अगस्त को आ रहा है। उसने यह भी लिखा था कि उसे फौज से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पेंशन के कागजात बन रहे हैं। समीउद्दीन खां खत लेकर क्वार्टर की तरफ भागे। बीबी से बोले, अरे सुनती हो, मुइन आ रहे हैं। उनकी छुट्टी हो गई है, 5 अगस्त को आने वाले हैं। आज कौन अगस्त है? बीबी ने पूछा। आज तो 25 जुलाई है। आप ऐसा करिए कि गंगौली जाके विवाह की तारीख डाल आइए। अरे खुदा की बंदी, ऐसी कौन जल्दी है? अभी तक कोनो तैयारी भी ना हुई है। आपको का मालूम कि तैयारी भई है कि ना भई है? हम सब तैयारी कर लिया है। दाज बरी बिल्कुल तैयार है। चढ़ावे का गहना बन के बकस में धरा है। और हाँ, जौनपुरो लिख दीजिएगा कि तारीख पड़ गई है। गफूरन मिरासिन को लिखना मत भूल जाइएगा, नहीं तो उ जान खाए में कौनो कसर न छोड़िए। और हमरे ख्याल में तो ईदुओ बो को बुलवा लीजिएगा। पुरानी नाउन है, काम करी और ओको बड़ा अरमान है मुइन का सेहरा देखेगा। पहले गंगोली तो हो आए। आपो की बात का गुलाम हुसैन खां इनकार कर दी हैं? फिर भी पूछ लेवे में कौन नुकसान है। उन्होंने बक्स के अंदर बिल्कुल नीचे पड़ी हुई शेरवानी निकाली। ईद बकरीद के अलावा शेरवानी पहनने का मौका ही नहीं मिलता था। मुहर्रम तक में तो उन्हें वर्दी पहननी पड़ती थी। अपनी नौकरी से केवल उन्हें एक शिकायत थी कि जौनपुर का मुहर्रम छूट गया, वरना तब्दल की तैयारियों में कैसा मजा आता था। कमा के मातम के लिए खंजर साफ हो रहे हैं, जंजीरें धोई जा रही हैं। वह तो 8 मुहर्रम की पायक भी बना करते थे। कमर में काली डोरी, काली और सफेद डोरियों की बद्धी पड़ा हुआ हरा कुर्ता। पायक तो वह अब भी बन लिया करते थे, लेकिन हरे कुर्ते की खाकी कमीज पहनना उन्हें बड़ा अजीब लगता था। तो ऐसे में शेरवानी पहनने का भला सवाल ही कहाँ पैदा होता था। इसलिए बकरीद के बाद शेरवानी मोइन की मां के भारी कपड़ों के बक्स में रख दी जाती थी और फिर ईद के ही दिन निकाली जाती थी। लेकिन वह बेटे की शादी की तारीख पक्की करने के लिए पुलिस की वर्दी में जाना नहीं चाहते थे। चुगड़ी मुगड़ी शेरवानियों पर मोइनुद्दीन की मां ने तामचीनी के एक बड़े प्याले से इस्त्री की और समीउद्दीन खां शेरवानी डांट कर तैयार हो गए। बीबी ने झप से गिलौरी खिलाई और समीउद्दीन खां बिस्मिल्लाह करके अपने क्वार्टर से बाहर आ गए। कहाँ जा रहे हो? ठाकुर साहब ने शेरवानी देखकर सवाल किया। 5 को मोइनुद्दीन आ रहे हैं। मोइनुद्दीन की मां का ख्याल है कि 6 या 7 को ब्याह हो जाए, तो जा रहे हैं गंगौली तारीख तय करें। मुबारक हो, ठाकुर साहब ने कहा। भाई गंगौली जा रहे हो तो जरा हकीम से भी मिल लेना और कहना कि गले की वसूली में उन्होंने जो मदद की थी उसकी मुनरो साहब ने तारीफ की है। सनद चंद दिनों में आ जाएगी। खबर गरम है कि शायद अब की उन्हें खां साहब का खिताब भी मिले, मगर इस इलाके से 10,000 और मिल जाए तो खिताब कहीं गया नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। समीउद्दीन खान ने अपनी साइकिल संभाली। बारिश शुरू हो चुकी थी। फिजा में एक नमी थी।
हवा तेज थी और इधर उधर से बादल इकट्ठा हो रहे थे। समीउद्दीन खान ने बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि वह गंगौली पहुंच सकते हैं। फिर भी एहतियातन उन्होंने छतरी मंगाकर साइकिल के डंडे से बांध ली। गंगौली के बाजार में समीउद्दीन खां की निगाह फुन्नन पर पड़ गई। फुन्नन मियां ने भी उन्हें देख लिया, इसलिए खां साहब को सलाम करके साइकिल से उतरना पड़ा। फुन्नन मियां ठीक तो हो गए थे, मगर उनका बायां कंधा झुक गया था और अभी तक चेहरे पर बहाली नहीं आई थी। कहिए मीर साहब, क्या हाल है? हाल में कौन खराबी है? फुन्नन मियां ने कहा। शायद वह यह फैसला कर चुके थे कि उन्हें पुलिस वालों से सीधे मुंह नहीं बोलना चाहिए। तू कहां इधर का रास्ता भूल पड़ियो? अब कहका घर लूटे को है? गंगौली में अब राकियन के अलावा कोई के पास पैसा ना है। आदाब चचा। अनवारुल हसन राकी का लड़का फारूक आ गया। ए भैया, तोरे पाकिस्तान का क्या हाल है? वह तो बन रहा है। काहे न बनी भैया, तू कही रही हो तो जरूर है बनी है। बाकी गंगौली पाकिस्तान में जाए कि हिंदुस्तान में रही? ये तो हिंदुस्तान में ही रहेगी। पाकिस्तान में तो सूबा सरहद पंजाब, सिंध और बंगाल होगा और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में हो जाए। गंगौली के वास्ते ना करियो कोशिश। गंगौली का क्या सवाल है? सवाल ना है तो हमें पाकिस्तान बनने या न बनने से का, एक इस्लामी हुकूमत बन जाएगी। कहीं इस्लामू है कि हुकूमत बन जाई है? ए भाई, बाप दादा की कब्र हिया है, चौक इमाम बाड़ा हिया है, खेती बाड़ी हिया है। हम कौनो बुर्बक हैं कि तोरे पाकिस्तान जिंदाबाद में फंस जाएं? अंग्रेजों के जाने के बाद यहां हिंदुओं का राज होगा। हाँ हाँ तो हुए बा। तू तो ऐसा हिंदू कही रही हो जैसे हिंदुआ सब भुकाऊ हैं कि काट ली हैं। अरे, ठाकुर कुंवर पाल सिंह तो हिंदुए रहे, झिंगुरियो हिंदुए रहे। ए भाई, ऊपर असरमुआ हिंदुए है ना कि जब शहर में सुन्नी लोग हरमजदगी की हन कि हम हजरत अली का ताबूत न उठे देंगे, काहे को कि उमे सिया लोग तबर्रा पढ़त हैं, तब परसरमुआ उधन मचा दी हस कि ताबूत उठी और वो ताबूत उठा। तोरे जिन्ना साहब हमार ताबूत उठवावे ना आए। फारूक हंस दिया। असल में इन हिंदुओं की सिंसियरिटी मशकूक है। का मशकूक है? सिंसियरिटी। मेरा मतलब है कि अरे साहब, वह यानी कि का भाई, बाप दादा की जबानों भूल गए? फारूक सिर खुजलाने लगा। अच्छा मीर साहब, हम चल रहे। समीउद्दीन खान ने कहा। हेऊ ससुर पाकिस्तान के झगड़े में तक हम तुम्हें भूल गए रहे। कहाँ जा रही हो? मोइनुद्दीन का खत आया है कि वो 5 को आ रहे, तो सोच रहे हैं कि छठी को 2 बोल पढ़ा दिया जाए। यही हमारे गुलाम हुसैन खां के हैं, जा रहे हैं। मुबारक हो भाई। फुन्नन मियां मुस्कुरा दी। हालांकि उन्हें यह बात शिद्दत से याद आती थी कि इम्तियाज अब न लौटी हैं। उन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा बहादुरी से लड़ता हुआ काम आ गया है। जब एसडीओ यूसुफपुर ने उन्हें यह खबर सुनाई तो उन्होंने कहा, आप अहू का बात डिप्टी साहब, फुन्नन मियां का लड़का बहादुरी से लड़ते लड़ते काम आ गया। इसमें कौन ताजुब की बात है? वो कौनो हकीम अली कबीर का लड़का है। मगर इस वक्त मोइनुद्दीन के आने की खबर सुनकर वो अंदर से उदास हो गए, क्योंकि उन्हें इम्तियाज की शादी का बड़ा अरमान था। उन्होंने तो हम्माद मियां की लड़की उम्मे हबीबा को भी पसंद कर रखा था। हालांकि वह जानते थे कि यह शादी नहीं हो सकती, पर तब तक यह सोचकर खुश हो लेने में क्या हर्ज है कि हो सकती है। उन्होंने यह जिक्र नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम्माद मियां इनकार कर देंगे। लेकिन वह मुतमईन थे कि इम्तियाज के लौटने के बाद कोई न कोई लड़की मिल ही जाएगी। असल सवाल तो लड़कियों का होता है। आखिर अल्लाह ने जोड़ा भेज ही दिया। रजी और रुकैये अपने अपने घर की हो ही गई। बची मगफिए, तो अल्लाह ने उसका जोड़ा भी पैदा ही किया होगा। लेकिन इम्तियाज के मरने की खबर आ गई। ठाकुर कुंवर पाल सिंह की मौत ने उन्हें यूं ही बुझा दिया था। इम्तियाज की मौत ने
चारों तरफ बिल्कुल ही अंधेरा कर दिया। हद तो यह है कि वह दिवाली के जुए की फड़ पर भी नहीं बैठे और हरनारायण प्रसाद ने खास उनके लिए जो छापा मारा था वह जाया हो गया। उन्होंने बाकी जुआरियों को नंगा झोरी लेकर छोड़ दिया था। दिवाली की फड़ पर न बैठना एक बहुत बड़ी घटना थी। फुन्नन मियाँ ने इसी पर बस नहीं किया। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज में वह सिर्फ 3 दुआएं मांगते थे। पाक परवरदिगार, मुहम्मदो आले मोहम्मद के सदके में ठाकुर कुंवरपाल सिंह को बख्श दे, मगफिये की शादी करा दे और इम्तियाज को साथ खैरियत के वापस कर। अब पता नहीं कि अल्लाह मियाँ ने ठाकुर कुंवरपाल सिंह को बख्शा या नहीं, लेकिन मगफिये के लिए उसने कोई रिश्ता फरामा नहीं किया और इम्तियाज के साथ खैरियत से वापस आने का सवाल ही खत्म हो गया। ले देकर एक मुमताज था, मगर वो अभी छोटा था। फुन्नन मियाँ को खतरा था कि अगर खुदा न खास्ता जंग खिंच गई और मुमताज जवान हो गया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने गाजीपुर के मुसलमानों और गंगौली के राकियों और जुलाहों की आरजुओं के खिलाफ एक और दुआ मांगनी शुरू कर दी। पाक परवरदिगार, मुहम्मदो वाले मोहम्मद के सदके में ठाकुर कुंवरपाल सिंह को बख्श दे, मगफिये की शादी करवा दे और जर्मन को हराकर इस लड़ाई को खत्म करवा दे। आमीन। गांव में किसी को इन दुआओं की खबर न थी। बस यह बात फुन्नन मियाँ को मालूम थी और अगर कोई खुदा है तो उसे खबर थी, यानी अगर फरिश्ते बीच में ही गोलमाल न कर दें तब। लेकिन हर दुआ के बाद यह वह सोचने लगते थे कि ठाकुर को किसने मारा, उस फुन्नन ने जो असरफुल्ला खां का दोस्त था, या उस फुन्नन ने जो अखाड़े का खलीफा था। वह कोई फलसफी तो थे नहीं कि जिंदगी और मौत की गुत्थियों पर गौर करते। वह कोई मौलवी भी नहीं थे और कोई शेख सादी भी नहीं थे कि इस वाकये से कोई इखलाकी हिकायत गढ़ लेते। वह तो सिर्फ फुन्नन मियाँ थे, गंगौली के जमींदार, और उनके पास एक मुहर्रम के सिवा इखलाकों, फलसफाओं, तारीख का कोई और जखीरा नहीं था। सोचते सोचते उन्हें मोहम्मद इब्ने अबू बकर याद आए, जो सियासी तौर पर अपने बाप के खिलाफ थे, और उन्हें तस्कीन हो गई कि अगर ठाकुर उन फुन्नन मियाँ के हाथों मारा गया जो असरफुल्ला खां के दोस्त हैं, तो पसेमा होने की कोई वजह नहीं। फिर भी उनके जेहन से ठाकुर साहब का आखिरी जुमला नहीं निकलता था, हम जाते हैं खलीफा। यह जुमला फुन्नन मियाँ से बार बार यह कहता था कि शायद ठाकुर के कत्ल में खलीफा फुन्नन मियाँ का हाथ भी है, और इसीलिए जब एक खेत के मामले में हम्माद और ठाकुर साहब के बड़े लड़के पृथ्वीपाल सिंह का इख्तिलाफ हुआ और फौजदारी की नौबत आई, तो फुन्नन मियाँ ने अपने आदमियों से कहा कि वह ठाकुर का साथ दे। इस बात पर पट्टी में उनकी बहुत लेदे भी हुई, लेकिन एक बार सुनते सुनते वह झल्ला गए और बोले, पट्टीदारी का मतलब यह है कि हम्माद जुअन आफत चाहें जोत लें और सब उन्हीं का साथ दे, ये हमसे ना हुई। लेकिन इसका अंजाम यह हुआ कि फुन्नन मियाँ दक्षिण पट्टी से भी टाट बाहर कर दिए गए थे। जब वह करामत अली की बीबी को निकाल लाए थे, तब वह टाट बाहर नहीं किए गए थे। सिर्फ इतना हुआ था कि कुलसुम को बीबियों के साथ बैठने का हक नहीं मिलता था, और यह होना भी चाहिए था। फुन्नन मियाँ को कोई शिकायत न हुई थी, लेकिन जब फुन्नन मियाँ ने एक हक की बात पर पृथ्वीपाल सिंह का साथ दिया, तो पट्टी वालों ने उन्हें टाट बाहर कर दिया। उन्हें हुक्का पानी बंद होने का भी ज्यादा मलाल न था, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि अब उन्हें सैयदों में रिश्ता नहीं करना है। लेकिन खुद यह ख्याल बहुत तकलीफ दे था कि हुक्का पानी बंद है और मुमतियाज अभी छोटे हैं और इम्तियाज बहादुरी से लड़ते हुए काम आ गए हैं, और समीउद्दीन खां अपने मुईउद्दीन की शादी की तारीख तय कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्दन झटक दी, ए भाई, अब किस्मत में यह लिखा है तो कोई का करे। लेकिन जब उन्होंने मुईनुद्दीन की शादी की बात कुलसिम को बताई, तो वह इम्तियाज को याद करके रोने लगी। उसे रोता देखकर रजिए भी रोने लगी और रुकैये भी। रजिए को रोता देखकर उसकी 6 साल की लड़की कनीज फातिमा उर्फ कद्दन रोने लगी, और उसे रोता देखकर
उसका 5.5 साल का लड़का सैयद दिलशाद हुसैन आब्दी उर्फ दुल्लन भी रोने लगा। उसे रोता देखकर 4 साल की सुल्तान फातिमा उर्फ फत्तो ने चीखना शुरू किया। उसके बाद वाला पेट गिर गया था और उसके बाद वाली परवीन फातिमा उर्फ पम्मो अभी 1 साल की थी, इसलिए हंसने रोने से बेनियाज थी। रजिए की तबीयत इधर 6-7 महीने से खराब रहने लगी थी। शाम को तबीयत निढाल रहती थी और हल्की सी हरारत भी हो जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार सियाह आंखों की चमक धुंधली पड़ गई थी और मुस्कुराहट के वे चिराग बुझ गए थे जो उसके होठों पर सदा जलते रहा करते थे। और इन सब बातों के साथ साथ 3 महीनों का पेट अलग। कुलसुम तो आग बबूला हो गई थी। मोहम्मद हसन को यह एक ठो काम रह गया है, जब देखो तब पेट। दिन तारीख देख के तड़ातर चले आ रहे हैं एक के बाद एक। उसने बेटी से तो गुस्से में यह कह दिया, लेकिन दामाद से यह नहीं कहा जा सकता था। और चूंकि रजिए को कलकत्ते की आबो हवा रास नहीं आ रही थी, इसलिए रजिए गंगौली आ गई थी कि मुहर्रम भी कर लेगी और इसी के लगभग बच्चा भी हो जाएगा। रजिए की हालत सुनकर नईमा बी ने तो साफ साफ कह दिया, अब रजिए न बची यहां, और उम्मुल तू देख लियो, हुन्नन मगफिए को मोहम्मद हसन से ब्याह दीहिन। नहीं, उम्मुल ने नाक पर उंगली रख कर कहा, हुन्नन का सठिया गए हैं। मोहम्मद हुसैन की शादी देर में भई, नहीं तो मगफिए बराबर त उकी बेटी होती, और मगफिए का कुदन से ढेर बड़ी है। हमरे ख्याल में तो 3-4 साल ढेर का फर्क ना है। तब फुन्नन मियाँ को कमासू दमाद कहाँ से जुड़िए? नईमा बी ने चमक कर कहा, जैसे रुकइये को जुड़ गया और रजिए को जुड़ गवा। मगफियों को जोड़ा कर अल्लाह मियाँ ना बनायन हुई हैं। तो यह बात का टोना जरूरी है। नईमा भी बिगड़ गई, क्योंकि एक अब्बास के बाद कुबरा ने भी बेटियों की एक खेप उतार दी थी। उम्मे हबीबी, सुगरा, अजरा, नजमा और फिरोजा। सुगरा के नाम पर तो अच्छा खासा फसाद खड़ा हो गया था, क्योंकि हकीम साहब की एक नवासी का नाम भी सुगरा था। चुनाचे उनकी बेटी उखड़ गई कि हम्माद ने उनकी बेटी का नाम कैसे रख लिया। औरतों के लिए नाम तो बड़ी गजब की चीज होता है। बशीर मियाँ की माँ अकबरी बीबी का यह हाल था कि चूंकि उनके मियाँ का नाम मोहम्मद था, इसलिए वह मरते मर गई, लेकिन आधी से ज्यादा जिंदगी गाजीपुर में गुजारने के बावजूद वह मोहम्मदपुर को उहूपुर पुकारा करती थी। और जब उनकी बड़ी पोती सरबरी की शादी इब्ने अली से हुई तो बड़ा फजीता खड़ा हो गया, क्योंकि नौहों मरसियों में इब्ने अली बार बार आता था। इसलिए जब शादी के बाद पहला मुहर्रम आया और सरबरी ने हस्बे दस्तूर नौहा पढ़ना शुरू किया, तो दूसरे ही शेर में इब्ने अली आ गया। सरबरी को चूंकि बाकायदा उर्दू पढ़ाई गई थी और उसने मिसेज नॉर्थ से अंग्रेजी की इब्तदाई किताबें पढ़ी थी, इसलिए वह उस नजाकत को न समझ सकी, पढ़ गई। अकबरी बीबी इस कदर खफा हुई कि फर्श हुसैन से उठ गई और बोली, मैं कहत रही हूं बशीर से कि वो क्रिस्टान को मत बुलाओ। बाकी अंग्रेजी पढ़ाने का शौक चर्राया रहा ना, अब लियो अंग्रेजी। तड़ातड़ मियाँ का नाम लिए जा रही है। उन्हें लाख समझाया गया कि इब्ने अली इमाम हुसैन को कहते हैं, मगर वह न मानी। उनकी मतक अजीब थी। मैं क्या न जानती हूं? बाकी इब्ने अली उके मियाँ का नाम है कि ना? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता था। चुनाचे अकबरी बीबी सरवरी से महीनों नहीं बोली। तो भला ऐसी दुनिया में कोई किसी और का नाम कैसे रख सकता है? मगर नईमा बीबी झेल गई। अजरा और नजमा को उन्होंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। हालांकि उनका कहना था कि नौज यहो कोनो नाम है, लेकिन फिरोजा पर तो वह बिल्कुल ही चिराग पा हो गई। उनका ख्याल था कि अब्बास अपनी बहनों के लिए क्रिस्टानो जैसा नाम रख रहा है। बहुत बिगड़ी कि नाम बशीर और अग्गू मियाँ को मुबारक रहे दो, लेकिन अब्बास ने जिद की और नईमा बी को हार माननी पड़ी। लेकिन बहू से खफा होने को तो कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए वह रब्बन बीही की तरह अपनी बहू से खफा हो गई। चुनाचे कुबरा ने जो बीच में टुकड़ा लगाया तो वह उखड़ गई। कुबरा बुदबुदाकर बावर्ची खाने में चली गई और नईमा भी फिर उम्मुल से बातें करने लगी। उन्हें इसरार था
कि रजिए मर जाएगी और फुन्नन मियाँ मगफिये को मोहम्मद हुसैन से ब्याह देंगे। उम्मुल को इस बात के मान लेने में कोई खास ऐतराज न था। सुन ही रहे हो कि फुस्सू की लड़की का रिश्ता आया रहा फैजाबाद से, बात पक्की हो गई रही। बाकी फिर लड़के वाले रिश्ता तोड़ दीन कि लड़की की शकल खराब है। तो का गलत कहिन साहब? नईमा बी बोली, हमों को खचिया भर लड़की ब्याहे की हैं, बाकी एमन कोनो शक ना है कि सलमा की सूरत खराब है। का एक ठो सलमे बदसूरत है, कौन कहे कि कुबरा, सैदा, उम्मे लैला, कनीज, रबाब और वो गोदिया वाली का क्या नाम है, हाँ मजहबी की शकल बहुत अच्छी है, आंव का आंवा बन गया है। फुस्सू का दिल गुर्दा है कि सबन को चाहत हैं। और सुना है कि बदरून की शादी की तारीख पड़ गई। हाँ, वहां भी मार गाना बजाना हो रहा। गुलाम हुसैन तो बड़ा जहेज तैयार किहन हुई हैं। सुन तो रहे कि 5 थान सोने का और 10 थान चांदी का गहना दे रहे। कपड़वे में परेशानी है, एकदम में से न उड़ गया है, परमिट अरमिट बनवाइन न है। बाकी देख जुअन न बन जाए तमन गनीमत है, का जमाना आ गया है। मगर गुलाम हुसैन खान ने मर्जी कर किसी न किसी तरह 11 जोड़े तैयार कर ही लिए। 2 भाइयों के बीच में अकेली लड़की थी, क्योंकि कुलसुम के निकल जाने के बाद करामत खान ने शादी नहीं की और वह थे डिप्टी अली हादी के मुंह लगे मुलाजिम, उन्हीं के साथ रहते भी थे। इसीलिए ऊपर की आमदनी काफी थी और खर्च एक नए पैसे का न था। उन्होंने सोचा कि पैसा किसके लिए बचाएं, इसलिए उन्होंने अपनी डाक खाने की कापी बड़े भाई के सुपुर्द कर दी। उसमें 840 रुपए 13 आने थे। गुलाम हुसैन खान ने अपनी बिसात से ज्यादा इंतजाम किया। वैसे हकीम साहब और डिप्टी अली हादी ने भी मदद की। दोनों ने एक एक जोड़ा कपड़ा दिया। हकीम साहब की बेटी ने चांदी की 8 चूड़ियां दी। डिप्टी अली हादी की बीबी ने अपना एक पुराना बुंदा दिया, जो सुनार के हाथ से साफ होकर आया तो दबदब कर रहा था। फिर खुद बदरुन की मां ने अपने सारे गहने पाते दे डाले। यूं जहेज तैयार हो गया। ढोल पर चाप पड़ी और बदरुन झप से माझे बिठा दी गई और सैफुनिया की मां उसे सुबह शाम उबटन मलने लगी। उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। चुनाचे बदन की जर्दी पर उपटन की चमक चढ़ने लगी और बदरुइन उल्टे सीधे ख्वाब देखने लगी। शादीशुदा हमजोलियां और गांव की भौजाइयां उसे तरह तरह की कहानियां सुनाने लगीं। कभी उसका दिल धड़कने लगता और कभी वह शर्मा जाती और लाजवंती की तरह अपने मैले कपड़ों में सिमट जाती। चमाइनों का गोल गंदी गंदी गालियां गाने लगा। औरतें, शरीफ औरतें, वे गालियां सुनने लगी। कभी किसी ने एक चवन्नी देकर किसी के लिए गाली गवाई, कभी उसने एक अठन्नी देकर गाली गवाई। नतीजे में मालूम हुआ कि सबकी बहनों को थानेदार ले भागा है और तमाम की तमाम शादीशुदा और गैर शादीशुदा औरतें हथनियां हैं कि 100 मर्दों से उनका जी नहीं भरता। और उन गालियों को सुन सुनकर सब ठट्ठे लगाती रही, पान खाती रही और जमाने की खराबी पर माथा कूटती रही कि क्या जमाना आ गया है कि गेहूं 4 सेर का बिक रहा है। 7 अगस्त को सुबह से ही बारिश होने लगी। लड़कियों ने बदरून को छेड़ना शुरू कर दिया। हम कहते रहे ना कि पतीली में मत खाओ, अभी कीचड़ में मियाँ भाई कहीं गिर गिरा गए तो। बदरुइन भाई मियाँ का जिक्र सुनकर अपना सिर घुटनों में छुपा लेती। बारात कोई रात 11 बजे आई तो मालूम हुआ कि मोइनुद्दीन की एक टांग लकड़ी की है। अंदर से लड़कियों और औरतों के गाने की आवाज आ रही थी। बड़ी धूम गजर से आया री बनना, कुम्हार की गली हो आया री बनना, अपनी अम्मा नचाता आया री बनना, सब लोग कहें कुम्हार का जना, बड़ी धूम गजर से आया री बनना, महतर की गली हो आया री बनना, अपनी दादी नचाता आया री बनना, सब लोग कहें महतर का जना, बड़ी धूम गजर से आया री बनना। मगर लकड़ी की टांग की खबर जो अंदर पहुंची तो गीत ठप हो गए। यह खबर गांव भर में फैल गई। मर्दों का कहना था कि समीउद्दीन खान ने यह खबर छुपाकर अच्छा नहीं किया। औरतों ने माथा कूट लिया
कि बदरुद्दीन की किस्मत फूट गई। सारे गांव ने कहा, यह खुली हुई धांधली है, बारात लौटा दी जाए। मगर गुलाम हुसैन खां बारात लौटाने पर तैयार न हुए। करामत खां ने तो लाठी तक उठा ली थी, लेकिन गुलाम हुसैन खां लड़की वाले थे। बोले, ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं तो क्या भैया, हमारी लड़की का लंगड़ी लूली है। समीउद्दीन खां की ऐसी की तैसी, हम इनकी सारी दीवानी अभी निकाल देते हैं। भैया बदरुद्दीन के वास्ते कौनो लड़की की कमी ना है। उनकी किस्मत में ये लंगड़वे लिखा है, तो हम कौन है खुदा के कारखाने में दखल देवे वाले। गांव के लोग भी पट्टीदारी और जात बिरादरी को भूलकर लड़ने मरने पर आमादा हो गए। जौनपुर वाले सिरवानियां पहने पहने अकड़ रहे थे। अरे निकाल दामाद के तर इस ससुरन के। गया अहिर ने कहा, आप अलग हटें खां साहब, ये गांव भर की मर्जाद का सवाल बा। सुखरमुआ चमार ने कहा, इस साले का समझ के बारात ले आए हैं। फुन्नन मियां ने कुलसुम से कहा, आपसे हमें इसकी उम्मीद न थी। हकीम साहब ने ठाकुर हरनारायण प्रसाद से कहा, मीर साहब अब मैं क्या अर्ज करूं। ठाकुर साहब बोले, मैं तो समझा था कि समीउद्दीन खान ने बता दिया होगा। मुझे तो बल्कि ताजुब था कि जानबूझकर आप लोग लड़की को कुएं में ढकेल रहे हैं। किस्मत फूट गई बेचारी की। एक तो हकीम साहब की बात पूरी न हो सकी, क्योंकि मौलवी बेदार हुसैन सदरू फाजिल बदरुद्दीन की मंजूरी लेकर आ गए। अंदर रोना पिटना पड़ा हुआ था। बदरुद्दीन की मां रो रही थी और बारात के साथ आने वाली औरतों की बात कोई नहीं पूछ रहा था। हम कह रहे कि आप लड़किया को लड़कवा की टांग से ब्याह रही हैं कि लड़कवा से। मोइनुद्दीन की मां ने जलकर सवाल किया। उसे अपने लड़के की शादी के मौके पर यह रोना धोना एक आंख नहीं भा रहा था। हालांकि जब मोइनुद्दीन लकड़ी की एक टांग पर भिचकता हुआ घर में दाखिल हुआ तो उनके मुंह से चीख निकल गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह भी हो सकता है। उन्होंने आंगन में नंगे सिर किबला रू खड़े होकर जर्मनों और अंग्रेजों को खूब कोसा था कि उनकी लड़ाई में बेटे की टांग गई। मगर वह बात और थी। ऐसे में जबकि मौलवी लड़की से पूछ रहा था, क्या उसे मोइनुद्दीन खां वलद समीउद्दीन खां से 551 रुपए और 5 अशरफियों पर निकाह कबूल है, रोने का कोई मौका न था। कोई मां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बदरुद्दीन की मां मोइनुद्दीन खां की मां की बात पी गई। उसने भी सोचा कि अब तो जो होना था हो गया, रोने से क्या फायदा। इसलिए वह अपनी समधिन के लिए पान लगाने लगी। मगर जब लड़का अपनी टांग पर भिचकता हुआ जलवे के लिए अंदर आया तो गांव बिरादरी की औरतें फिर बोल पड़ी, नौज, इससे तो अच्छा रहा कि बदरुद्दीन को गुलाम हुसैन कुएं में झोंक देते। मगर मिरासिनों ने बात संभाल ली। वे गालियां गाने लगे। कोठे से बड़ा लंबा हमार बना, बोने की अम्मा 20 बरेली, बनने की अम्मा टेनी मुर्गा हमार बना, कोठे से बड़ा लंबा हमार बना। फिर मिरासिनों ने जलवा करवाया। जौनपुर की गफूरन मिरासिन ने गंगौली की औरतों के लिए गालियां गाई। औरतों ने उन्हें गालियों पर इनाम दिया, सलामी पड़ी। मोइनुद्दीन की एक खाला ने मोइनुद्दीन के हाथ में बदरुद्दीन की मां का दुपट्टा दे दिया। ये तोरी सास है, पकड़े रहो दुपट्टा। बदरुद्दीन की मां ने 11 रुपए दिए। लड़के ने दुपट्टा नहीं छोड़ा। उन्होंने 5 रुपए और दिए। लड़के ने दुपट्टा नहीं छोड़ा। औरतों में फिर खुसुर फुसुर होने लगी कि यह तो कोई बात नहीं हुई। लड़का आखिर चाहता क्या है। लड़के की खाला बोली, लड़का साइकिल चाहता है। लकड़ी की टांग पर साइकिल, नौज क्या शौक है। उम्मल अपनी जबान न रोक सकी। सैफुनिया इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाला बिगड़ गई। लेने के देने पड़ने की नौबत आ गई। मगर बदरुद्दीन की मां ने माफी मांगी, हाथ जोड़े, तब जाकर खाला मानी। वरना वह तो इस पर तुल गई थी कि लड़की को सड़ने के लिए गंगौली में छोड़ दिया जाए। खैर, खुदा खुदा करके लड़का बाहर गया। हकीम साहब के बड़े फाटक में बारातियों के सोने का इंतजाम था। आंगन में पलंग पड़े हुए थे। नौसाह के लिए लाल पायों वाला निवाड़ का पलंग था।
बाकी लोगों के लिए सुतली और मौज के। एक बाराती को बसखट मिला, वह उखड़ गया। क्या गंगोली वालों का यही तरीका है? हकीम साहब खून का घुट पीकर रह गए। उन साहब के लिए पलंग आया, ताश की गड्डियां निकल आईं, कोट पीस, गन, ब्लैक क्वीन, 29, मांग पत्ती, जोड़ पत्ती और फ्लश होने लगा। बूढ़े बाराती हुक्का पीते पीते और पान खाते खाते थक कर सो गए। ठाकुर साहब का पलंग हकीम साहब के पलंग के पास था। ठाकुर साहब उन्हें खास आबी की मुबारकबाद दे रहे थे कि न मालूम कैसे उस साधु का जिक्र निकल आया जिसने मुर्दापुर के पुराने गैर आबाद मंदिर को आबाद किया है। भाई, हमने तो सुना है कि वह कोई पहुंचा हुआ आदमी है। हकीम साहब ने कहा, दिन रात मूर्ति के सामने बैठा रहता है और एक लाल रंग की मोटी सी किताब पढ़ा करता है। न किसी से बोलता है न चालता है। लोग जो दे देते हैं खा लेता है, नहीं देते तो खाली पेट सो रहता है। हमने तो सुना है कि वह लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी कर रहा है। किसी के यहाँ लड़का नहीं होता था, उसने आशीष दी। अब सुना है कि उसकी बीबी पेट से है। यह बात मौलवी बेदार ने कही और उनके लहजे में हिकारत की कोई झलक न थी। एक बात तो मैं भी जानता हूं, ठाकुर साहब ने कहा। बिना मुझसे पूछे गछे गुलाबी जान वहां जाकर उसे यह मांग आई कि मेरी तरक्की हो जाए। उस बेचारी को क्या मालूम कि सर्किल इंस्पेक्टरी खाली नाम का ओहदा है। मैं क्या सीढ़ी पागल हूं कि तरक्की की ख्वाहिश करूं? मगर साहब, गुलाबी जान के यह मन्नत मांगने के कोई 15 दिन बाद जो मैं गाजीपुर गया तो एसपी साहब ने मुझे मुबारकबाद दी कि अन करीब मेरी तरक्की होने वाली है। मैं सोच रहा हूं कि किसी दिन मुर्दापुर का कोई काम निकाल कर उधर जाऊं तो महाराज के चरण छूकर प्रार्थना करूं कि महाराज, हमें तो थानेदार ही रहने दो, हमें तरक्की नहीं चाहिए। और अगर हो गई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। थानेदारी करने के बाद इंस्पेक्टरी में भला क्या मजा आएगा? थोड़ी सी जमींदारी बना ली है, 100 बीघे की खुद काश्त भी कर ली है, वहीं चला जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा। और क्या साहब? हकीम साहब रहीम हज्जाम को देखकर रुक गए। काहे रे? हुन्नन मियाँ की बड़ी लड़किया की तबीयत बहुत खराब है, बेचारे भागे भागे उलावपुर गए। बाकी डॉक्टर साहब गाजीपुर गए हैं। घर में मार रोना पिटना मचा है। रहीम ने चिलम उठाकर उसे फूंकते हुए कहा। फिर जब चिलम की आग साफ हो गई तो उसने चिलम कोने पर रख दी। हकीम साहब जल्दी जल्दी और छोटे छोटे कस लेने लगे। थोड़ी देर तक तो उन्होंने रजिए की बीमारी की खबर को टालना चाहा, लेकिन कोई 5-7 मिनट के बाद वह पलंग से याली कहकर उठ खड़े हुए। जरा उसको देख आऊं, उन्होंने ठाकुर साहब से कहा। फिर वह रहीम से मुखातिब हो गए। का तो को फुन्नन मियाँ भेजन है यहाँ? नहीं, रहीम ने कहा। बीबी तमार गिड़गिड़ाती रही। बाकी तो कहीं मर जाए दिया एके, हम अली कबीर को सलाम करे न जाएंगे। हकीम साहब मुस्कुरा दिए। तू आगे आगे चल, का मालूम सैफुनिया कहाँ से निकल आए और तू पंचायत बुलाकर तकरीर करने लगे। तू कहीं उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? हरामजादी अड़ती फिरती है, लड़कन को खराब करावेगा का? रहीम ने दांत निकाल दिए, जैसे हकीम साहब उसकी बेटी की बात ही नहीं कर रहे थे। हकीम साहब गैस की रोशनी से जो बाहर आए तो अंधेरा और गहरा मालूम होने लगा। एक कुत्ते पर उनका पांव पड़ गया, वह टेटे करता हुआ भागा। हकीम साहब उसे मां बहनों की गाली देते हुए आगे बढ़ गए। रहीम साथ साथ था, मगर जब वह बड़े फाटक पर पहुंचे तो एकाएक कुलसुम के बैन करने की आवाज आने लगी। वह इन्ना लिल्लाह पढ़कर लौट पड़े। कुलसुम के रोने की आवाज ने राखियों के घर जगा दिए। फारूक और अनवारुल हसन लपके हुए आए। हम्माद मियाँ ने अपने दरवाजे से पूछा, अरे भाई, क्या किस्सा है? मालूम होता है कि फुन्नन चा की लड़की का इंतकाल हो गया, फारूक ने कहा। हम्माद मियाँ फिर अंदर चले गए। दक्षिण पट्टी में जागे सब, मगर सोते बने रहे। हद तो यह है कि वाजिद मियाँ की रखनी यानी रहमान बो ने जब फुन्नन मियाँ के घर जाना चाहा तो वाजिद मियाँ ने उसे घुड़क दिया। कहाँ जा रही हो? का तोके मालूम ना है कि फुन्नन मियाँ का हुक्का पानी बंद है? रहमान बो ने कुछ कहना चाहा
तो वाजिद मियाँ ने उसे 2 थप्पड़ मारे। मारने की बात ही थी। एक दास्ता की यह मजाल कि उनकी मर्जी के खिलाफ ची पी करे। उसके जवान लड़के कमालुद्दीन उर्फ कम्मो को मां का यूं पीटना बहुत बुरा लगा। दूसरे लड़के फिदा हुसैन उर्फ फिद्दू ने रोना शुरू कर दिया। वाजिद मियाँ ने उसको भी 2 हाथ रसीद किए। टेटुआ दबा दा इस साले के, हरामजादे, नहीं तो तोहू को खाए भर के देहूं। खुद तो 1 हाथ का हो, बाकी जबान 7 गज की है। ते हमें मरबे तो का तू हमरे सामने अम्मा को मरी हो? हाँ ले। वाजिद मियाँ ने रहमान बो को फिर मारना शुरू कर दिया। कम्मो ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। कम्मो जवान था। वाजिद मियाँ की हड्डियां चौड़ी जरूर थी, लेकिन वह बूढ़े थे, नाच कर रह गए। लेकिन जब हाथ न छुड़ा सके तो वह कम्मो को मादर जात गालियां देने लगे। कोनो नई गाली दियो, हरामजादे तो हम हइये हैं, कम्मो ने कहा। बाकी अब जो तू अम्मा को कुछ कहियो तो खन के गाड़ देंगे। रहमान बो कम्मो से लिपट गए। छोड़ माटी मिलेगा, काते बाप को मरबे, तोरा जनाजा निकले, झाड़ू मारे, दिमाग ढहे। अरे मैं कहती हो, छोड़ जवानी पीटे। मगर जब इतना सुनकर भी कम्मो ने वाजिद मियाँ का हाथ नहीं छोड़ा तो रहमान बो कम्मो को मारने लगी। आखिर झल्ला कर कम्मो ने वाजिद मियाँ को ढकेल दिया। वह पलंग पर गिर पड़े और वहीं से लेटे लेटे कम्मो को गालियां देने लगे। ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह जब रजिया के मरने की खबर सुनकर गंगौली लपके तो उन्होंने वाजिद मियाँ की गालियों की आवाज सुनी। जाहिर है कि उन्होंने गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फुन्नन मियाँ ने हम्माद मियाँ से पूछे बिना ही बड़ा फाटक खुलवा लिया था। हम्माद मियाँ ने चू चरा की तो वह लाठी लेकर निकल आए। अब तोहू को ऐसा दिन लग गए हैं, अब कही रहे हैं हम्माद, ई बखत हट जा। दादा परदादा का पुरसा यह फाटक में लिया तो का अब रजिए का पुरसा लेवे को हम जिन्ना साहब के पाकिस्तान चल जाएं। हम आदमियां उनके तेवर देकर हट गए, लेकिन नईमा बी और कुबरा दरवाजे पर आकर फुन्नन मियाँ को गालियां देने लगी। फुन्नन मियाँ बोले, हो जुलाही ने, सैदानी होती तो ऐसी गाली न बकती, बाकी बक लियो, औरत जात हो, हम तोहन के का कहीं। बाकी इतना सुन लियो कि चुप न भयो तो हम हम्माद के मार मार के कचूमर निकाल देंगे। दोनों औरतें सहम कर चुप हो गईं। फुन्नन मियाँ एक पलंग पर बैठकर बीड़ी पीने लगे। एक पलंग पर फारूक बैठ गया, लेकिन अनवारुल हसन नहीं बैठे। वह चबूतरे पर उकड़ू बैठकर सिगरेट पीने लगे। रहीम कोरे घड़े लाया, उसमें बेर की टहनियां डाल दी गईं। फुन्नन मियाँ ने उस लंबे चौड़े आंगन को देखा जिसमें 500 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। फिर उन्होंने उन 2 आदमियों को देखा जो उन्हें पुरसा देने आए थे। वह बहादुर आदमी थे, अपनी मूछों से खेलने लगे, मगर आंसू बहादुरों का रोब नहीं खाते। उनकी आंखें भीग गईं तो वह करवट से लेट गए कि फारूक उन्हें रोता न देख ले। लेकिन जब चुपचाप लेटना नामुमकिन हो गया तो वह गुनगुनाने लगे, मैं यह नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज्जा की सवारी में बिठा दो। रजिए का जनाजा निकला तो ताबूत फुन्नन मियाँ, ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह, झिंगुरिया और अनवारुल हसन के कंधों पर था और ठाकुर कुंवर पाल सिंह का सारा परिवार जनाजे के साथ। फुन्नन मियाँ जनाजे को करबला की उत्तरी दीवार के पास अपनी खानदानी गड़ावर के पास ले गए। कब्र तैयार थी, ताबूत रख दिया गया। मौलवी बेदार सदरुल फाजिल ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से और गंगौली के मोमनीन ने नमाजे जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। इसलिए फुन्नन मियाँ ने नमाजे जनाजा तनहा पढ़ी। उन्हें नमाज याद नहीं थी, मगर उन्होंने नियत बांधी, पाक परवरदिगार, हम में तो इन नमाजों न याद है, का करी, बाकी हमारी ई नमाज कबूल कर, अल्लाह अकबर। ब आवाजे बुलंद तकबीर कहकर उन्होंने नमाज पढ़ डाली। फिर उन्होंने कब्र में उतरना चाहा, लेकिन पृथ्वीपाल ने उन्हें कब्र में नहीं उतरने दिया। हम उतारब अपनी बहन के, लेकिन जाहिर है
हुन्नन मियाँ यह नहीं कर सकते थे। पृथ्वीपाल सिंह फिर नामरहम था। चुनाचे वह खुद कब्र में उतरे। पृथ्वीपाल सिंह और झिंगुरिया ने लाश उतारी। हुन्नन मियाँ ने चेहरे से कफन सरकाया। बोले, ए बेटी, हम का करें, हमें तलकी न पढ़ना आता। बाकी हम गवाही दे रहे हैं कि तुम मुहब्बे अहल बैत रही हो, नमाजी रही हो और मियाँ की खिदमत गार रही हो। वह कब्र से निकल आए। कब्र बराबर कर दी गई। हुन्नन मियाँ जब गंगौली में दाखिल हुए तो बदरून की पालकी जा रही थी। आगे आगे एक खड़खड़िया में मोइनुद्दीन था। उसकी लकड़ी की टांग खुली हुई एक तरफ रखी थी। हुन्नन मियाँ ने जाती हुई बारात के लिए रास्ता छोड़ दिया। बारात को कासिमाबाद पहुंचते ही ठाकुर साहब को इन्फार्मर ने इतला दी कि मुर्दापुर के मंदिर में परसराम चमार आसपास के मठ के लोगों को इकट्ठा किए कोई जलसा कर रहा है। अभी ठाकुर साहब उस खबर पर गौर भी न कर पाए थे कि गाजीपुर से खबर आ गई कि गांधी जी और पंडित नेहरू और कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और होशियार रहने की जरूरत है। ठाकुर साहब ने अपने 8 कांस्टेबलों के साथ उसी वक्त मुर्दारपुर के मंदिर पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाबा जी महाराज भी नहीं थे। भगवान के सामने एक लाल बही जैसी किताब रखी हुई थी। ठाकुर साहब ने वह किताब उठा ली। वह एक बही थी। उसे पहचानने में ठाकुर को देर न लगी। वह गोवर्धन की बही थी जिसमें उसकी फैली हुई तिजारत की तफसीलात थी। ठाकुर साहब कासिमाबाद पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। समीउद्दीन खां के क्वार्टर से गुलाबी जान के लहक लहक के गाने की आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब ने समीउद्दीन खां की तरफ देखा जो अपनी पेटी खोल रहे थे। जाओ, बहू को देख लो। समीउद्दीन खां ने बहू को देखा और पसंद किया। मुंह दिखलाई में उन्होंने उसे अपनी मां का वह चंदन हार दिया जो उन्हें मोइनुद्दीन की बीबी के लिए वह देकर मरी थी। रात के 10 बजते बजते खाना वाना हो गया। गैस गुल कर दिए गए। गुलाबी जान ने मोइनुद्दीन खां को ढकेल ढकाल कर फुलजय उरूसी में भेजा, क्योंकि जौनपुर में जो औरतें आई थी वे तो खल फिसर की खबर सुनते ही अपने अपने मर्दों को लेकर चली जा चुकी थी। मोइनुद्दीन बहुत शर्मिंदा था। मैं तो तुम्हारे पास चुपके से आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता। यह लंगड़ी की टांग टुक 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 बोले जाती है। वह पलंग पर बैठ गया। बदरुद्दीन सुहा पहने मुर्दे की तरह पलंग पर चित पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और नथनों के ऊपर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे लरज रहे थे। उसके बालों से एक अजीबोगरीब खुशबू की लपट निकल रही थी और उसका लिबास इत्र सुहाग में बसा हुआ था। माथे पर अफसा की कहकसा थी। मुइनुद्दीन ने यह सब कुछ एक नजर में देख लिया। फिर वह अपनी टांग खोलने लगा। उस टांग को एहतियात से कमरे की दीवार से टिकाकर वह बदरुद्दीन पर झुक गया। आंखें खोलकर देख लो तो एक बार कि मैं कैसा हूं। बदरुद्दीन ने उसकी आवाज सुनी। उसे उसकी आवाज अच्छी भी लगी, मगर उसने आंखें नहीं खोली। हाँ, उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि किसी ने उसे कहा था, पहली रात को ढेर इतराइयो मत, लड़का हुए में जान पर न बनई हो। और उसे एक जज्बे तजस्सुम भी रह रहकर उकसा रहा था कि पेट में लड़का पड़ता कैसे है। मगर उसका सारा बदन बर्फ की तरह सर्द था और कोई 8-10 रोज के फाके ने उससे एहतजाज की कुव्वत भी छीन ली थी। मुमकिन है कि माझे में खास इसलिए लड़कियों से फाका करवाया जाता हो कि अगर नौसा एक टांग का हो या बहुत बदसूरत हो तो दुल्हन एहतजाज न कर सके। कम से कम बदरुद्दीन तो एहतजाज न कर सकी। गई रात को जब मोइनुद्दीन बेदम होकर सो गया तब बदरुद्दीन ने आंख खोली। वह खुद बेदम हो रही थी। उसके बदन में फाके से पैदा हो जाने वाली बेहिसी के बावजूद एक मीठा मीठा सा दर्द था। फिर भी उसने आंखें खोली। पहले उसने मोइनुद्दीन का चेहरा देखा। हालांकि वह बेखबर सो रहा था, लेकिन वह शर्मा गई। फिर उसने जस्ता जस्ता करके उसके पूरे बदन का जायजा लिया।
मगर उसके बदन का एक हिस्सा तो दीवार से टिका खड़ा था। लकड़ी की उस टांग को देखकर वह उदास हो गई। एन उसी वक्त थाने के पहरेदार ने पहला फायर किया। भर टोली के भरों और पृथ्वीपाल सिंह और असरफुल्ला खां के आदमियों ने थाना घेर लिया था। न रहे होंगे तो कोई 2000 आदमी रहे होंगे। इस मजमे में ऐसे लोग कम थे जिन्हें हिंदुस्तान छोड़ दो के नारे की खबर रही हो। उनमें ऐसे लोग भी न थे जिन्हें आज़ादी का मफहूम मालूम हो। ये लोग वे थे जिनसे ड्योढ़ा लगान लिया गया था, जिनके खेतों का अनाज छीन लिया गया था, जिनसे जबरदस्ती वार फंड लिया गया था, जिनके भाई भतीजे लड़ाई में काम आ गए थे या काम आने वाले थे, और जिनसे थाना कसीमाबाद कई पुश्तों से रिश्वत ले रहा था। उनमें कोमिला चमार का बाप बाबूराम चमार था, बल्कि बाबूराम चमार थे। उनमें गोवर्धन था, लेकिन उनमें सबसे बड़ा गोल फुन्नन मियाँ का था। हालांकि फुन्नन मियाँ खुद मौजूद नहीं थे। फुन्नन मियाँ के गिरोह की अगुवाई ठाकुर कुंवरपाल सिंह का पोता और पृथ्वीपाल सिंह का बड़ा लड़का हरपाल सिंह कर रहा था, और झिंगुरिया साने से साना मिलाए खड़ा था। मजमे का मुतालबा था कि ठाकुर हरनारायण प्रसाद को उनके हवाले कर दिया जाए। जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर साहब किलाबंद हो गए और पहला फायर उन्होंने किया, जिसने हरपाल सिंह को ठंडा कर दिया। पहले राउंड में गोवर्धन भी मारा गया और मुमताज भी, जो अभी 2 दिन पहले 15 साल का हुआ था। फुन्नन मियाँ को यह नहीं मालूम था कि मुमताज भी हमला करने वालों में शामिल है, वरना शायद वह उसे रोक लेते। या हो सकता था कि उन्हें मरसिए का कोई ऐसा बंद याद आ जाता जिसमें हुसैन अली अकबर या कासिम की कमर में तलवार बांध रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा बंद याद आ जाता तो बहुत मुमकिन है कि वह गुनगुनाते और मुमताज को इजाज़त दे देते और कुलसुम को यह न बताते। मजमे ने जो 3 लाशें देखी तो वह दीवाना हो गया। थाना फतेह हो गया। ठाकुर साहब और तमाम सिपाही एक दरख्त से बांधकर फूंक दिए गए और क्वार्टरों में आग लगा दी गई। किसी और क्वार्टर से तो कोई आवाज़ न निकली, लेकिन समीउद्दीन खां के क्वार्टर से औरतों के चीखने की आवाज़ें देर तक आती रहीं। मजमे के मुंतशिर होने के बाद समीउद्दीन खां के क्वार्टर के खंडहर से एक औरत निकली। अगर वहां कोई मौजूद होता तो उसे इस गई गुजरी हालत में भी पहचान लेता। वह गुलाबी जान थी। उसके हाथों में लकड़ी की एक टांग थी और वह उसी को लकड़ी की तरह टेक टेक कर चल रही थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 9 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।